नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है सोसाइलॉजी, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 का नाम है भारतीय समाज। ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीके से गाइड कर लोगे और इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से रीड कर लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं अति लघु उत्तरीय। काफ़ी छोटे छोटे रहेंगे, जल्दी से इसको रीड करते हैं। पहला है, समाज को परिभाषित कीजिए। क्या है समाज? तो चलिए जानते हैं आसानी से भाषा में। समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या फिर प्रतीकात्मक हो। अगर इसकी आपको परिभाषा चाहिए समाज की, तो 11th क्लास में सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर से देखें। समाज की कई सारी परिभाषाएं आप को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है, मुझे पार्सन्स के अनुसार मैंने ये लिखी हुई है भाषा। ऐसा नहीं है कि आप यही भाषा लिखें समाज की। समाज की कई भाषाएं होती हैं, जो आपको सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है 4 इसकी क्या हैं, हेडिंगें हैं। पहली है लघुता, दूसरी है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। अगर मैंने इनके बारे में आपको बताया तो फिर ये हमारा लघु में या दीर्घ में आ सकता है। तो केवल मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इनको बुक में ढूंढकर इनके छोटे छोटे लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये इतना। अगला प्रश्न, समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो समुदाय क्या है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। यह हमारा समुदाय की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो गया है, ग्रामीण समुदाय में रहने वाले अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि होता है। दूसरा, सामुदायिक भावना होती है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं उनकी संख्या कम होती है। तो ये समुदाय में आ जाते हैं, जिनका समुदाय में वो लोग आ जाते हैं जिनका रहना खाना पीना एक समान रहता है। ठीक है, समुदाय भावना दूसरा पॉइंट है ये, समुदाय भावना ग्रामीण समुदाय के लोगों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये 2 हमारे पॉइंट हो गए। काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 लिखना है। अगला है, समुदाय की 3 विशेषताएं बताइए। फिर से देखो भाई आ गया है। तो ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी है, जैसा कि मैं आपको बताया है कि समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो समान धर्म, जाति, कार्य इत्यादि से समृद्ध होते हैं, समान होते हैं, जैसे स्थानीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जाति समुदाय आदि। ये समुदाय होते हैं। समुदाय में भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, समूह की विशेषताएं बताइए। तो पहले तो अगर आपको जानना हो कोई भी प्रश्न है तो उसके बारे में हमें पॉइंटों में लिख लेना है, जिससे आसानी से याद हो सके। देखिए, अभी समूह के बारे में है तो इसको आसानी से हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, 1 से अधिक सदस्यों की बहुलता। दूसरा है संपर्क और अंतःक्रिया। तीसरा है पारस्परिकता की चेतना। चौथा है अंतःक्रिया करने वाले लोगों में अपने को एक इकाई समझने की भावना। और अगला है समान लक्ष्य, समान मानदंड और समान मूल्य। ये विशेषता हो गई। अगला प्रश्न है,
नागरिक समाज से आप क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह आदि। ये हो गया है नागरिक समाज। नागरिक समाज में एक देश के जो लोग होते हैं उनकी सेवा करना। जैसे सरकार कभी कभी लोगों पर जो आर्थिक स्थिति है उस पर कभी कभी ध्यान नहीं देती है सरकारें, क्योंकि बदलती रहती हैं। तो कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो कल्याण करते हैं जनता का। अगला है वर्ग को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। तो वर्ग तथ्य समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं। उनका आधार निर्विवाद रूप में आर्थिक है, लेकिन वे आर्थिक समूह से अधिक हैं। वे औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं। तो ये है बोटोमोर के अनुसार। तो मैं आपको अपने अनुसार अगर इसकी परिभाषा बताऊं कि समाज में ऐसा समूह जो व्यवसाय रूप से समान हो, व्यवसाय रूप से या अन्य परिस्थितियों के रूप से समान हो या समान स्थितियों से समान हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा हुआ। शिक्षा में क्या आ जाते हैं? अध्यापक। अध्यापक में कौन? सभी प्रकार के आ जाते हैं लोग अध्यापक में, यानी उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं और पुरुष भी आ जाते हैं। तो अध्यापक जो है एक प्रकार का वर्ग हो गया। फिर उसी प्रकार से डॉक्टर है, वकील है, तो ये अलग अलग क्या हो गए? वर्ग हो गए। तो ये भी क्या बना रहे हैं? एक समूह बना रहे हैं। तो अध्यापकों का समूह और डॉक्टर का समूह, वकीलों का समूह, तो ये एक वर्ग हो गया। ठीक है। अगला है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताइए। तो नगरीय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है नगरीय समाज जटिलताओं का केंद्र है। दूसरा है नगरीय समाज में द्वितीयक और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तीसरा है नगरीय समाज में सामुदायिक भावना का अभाव होता है, मतलब कि सामुदायिक भावना नहीं पाई जाती है। अगला है वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए वही आ गया प्रश्न, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो ये वही प्रश्न है। अब इसमें देखिए सरल लिखा हुआ है, तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। और इसको आप रहने दीजिए, ये वाले को ये नहीं लिखिए, ये लिख लेना आप 10वां। वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा या जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। समाज में समाज अर्जित स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग की रचना करते हैं। ये सिंपल है। अब जानते हैं लघु। पहला प्रश्न है अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपचारिक शासन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। पहला है उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीकों का उपयोग किया गया। दूसरा, व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ किया गया। तीसरा, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास किया। चौथा, अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन किया गया। अगला पॉइंट है लिखित तथा औपचारिक कानून बनाए गए। तो आपको जब मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ तो आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि किन किन चीज़ों का बदलाव हुआ और किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का जन्म किस प्रकार हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जन्म किस प्रकार हुआ। तो आंसर में क्या हो जाएगा, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत समान जाति
समान संस्कृति, समान भाषा में रहने वाले लोग स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं या निर्माण की इच्छा रखते हैं तो हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा और लॉन्ग तरीके से लिख सकते हैं अपने तरीके से बना करके। जिस प्रकार यहाँ पर हेडिंग है समान जाति, तो समान जाति में कई सारे उच्च और निम्न वर्ग आ जाते हैं जिनको मिलाकर के ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है, और संस्कृति में भी ऐसी भाषा में भी। तो आपने देखा होगा भारत जैसे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और संस्कृति भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की है। तो ये सब जो है मिलकर एक सोच हुई, इन सभी के मन में एक सोच हुई कि स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर इन्होंने राष्ट्रवाद का निर्माण किया। सभी ने मिलकर संघर्ष किया जिससे जो है राष्ट्रवाद का निर्माण हो गया। तो और तरीके से और इसी प्रकार से हम बना करके लिख सकते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। ये जो हेडिंग दिख रही है समान जाति, संस्कृति, भाषा, इन्हीं शब्दों के आधार पर हम इसके बारे में और डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है उपनिवेशवाद से क्या आशा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्तियों के द्वारा किसी अन्य राष्ट्रों या राष्ट्रों को सामाजिक और राजनीतियों तथा प्रशासनिक रूप से अपने अधीन कर लेता है तो वह उपनिवेश कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत, तो भारत पर पहले जो है ब्रिटिश शासन जो है अंग्रेजों ने शासन किया 200 वर्षों तक, तो उन्होंने अपने अधीन कर लिया था भारत देश को। तो फिर उसके बाद कुछ क्रांतिकारी लोगों ने आंदोलन किए, है ना, तो अपने देश को क्या आज़ाद कराया, तो ये उपनिवेश कहलाता है। अगला है ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अंतर। ये सबसे ज़्यादा लघु में आता है, लघु में है ये, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये इसको हम बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप कभी गांव में गए हो और जब आप शहर में रहे हो तो उनका जो रहन सहन है एकदम से अलग होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित होता है, ये ग्रामीण लोगों का है। और दूसरी साइड यहाँ पर ये शहरी समाज का है, ये ग्रामीण समाज का है। तो इसमें देखिए, इसमें तो पहला हो गया कृषि पर व्यवसाय होता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें है नगरीय समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के औद्योगिक तथा अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। अगला है ग्रामीण समाज में संयुक्त एवं एकीकी दोनों ही प्रकार के परिवार मिलते हैं, और नगरीय समाज में नगरीय समाज में एक ही परिवार की विधानता होती है। मतलब कि नगरीय समाज में ज़्यादातर आप देखोगे तो परिवारों में केवल माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे, तो ये उनका परिवार हो जाता है। लेकिन गांव में क्या होता है, दादा दादी होते हैं, बुआ होती है, चाचा चाची होते हैं, और उनके दादा के दादा की दादा के दादा होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। वो साथ मिलकर भी रहते हैं, कई बार क्या होता है अलग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं ग्रामीण में, लेकिन शहरी में केवल एक ही प्रकार का परिवार पाया जाता है, एकांकी परिवार। तीसरा है ग्रामीण समाज में से रोजगार का अभाव रहता है ग्रामीण समाज में, और जबकि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध रहते हैं। अगला, ग्रामीण समाज में अक्सर शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जबकि नगरीय समाज में शिक्षा का स्तर उच्च होता है। फिर पांचवा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में समाजीकरण की भावना अधिक होती है, जबकि नगरीय समाज में समाजीकरण का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया,
तो मतलब कि ये जो प्रश्न है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अति लघु में भी आया है और लघु में भी आ गया। तो वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसको हम फिर से जानेंगे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज लिखी हुई है अलग अलग प्रश्न में। तो वर्ग एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित होते हैं, जैसे कार्यशील लोग, एक जैसा काम करने वाले लोग, किसान, शिक्षक वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग आदि। इसमें लोगों का विभाजन भिन्न भिन्न सामाजिक व आर्थिक समूह के आधार पर किया जा सका। जो मैं आपको समझाया था उसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है। व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज और उसकी संरचना की समझ व्यक्ति को एक मानचित्र प्रदान करती है, जिसमें आप अपने आवास और स्थान का पता लगा सकते हैं तथा भौगोलिक मानचित्र की तरह स्वयं का सामाजिक मानचित्र में पता लगाना इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है कि इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरे के संबंध में हमारी स्थिति क्या होगी। तो सीधी सीधी मैं आप इसको बात करूं इस प्रश्न के बारे में, इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज और संरचना, मतलब कि इसमें जो हमारी स्थिति है समाज में वो क्या है, दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, और जो हमारा क्या कहते हैं आवास और स्थान, मतलब इससे हमारा आवास भी पता चलता है, आवास किस चीज़ से हम बिलोंग करते हैं, गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, और किस तरीके से वहाँ की संस्कृति भाषा होगी, और स्थान यहाँ पर लिखा है ना स्थान। तो इससे हम अपने बारे में और जो हमारा स्थान है और घर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति क्या होगी, भाषा कैसी होगी, और हम कैसे रहेंगे, और हमारे बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी कि हमारा समाजीकरण किस प्रकार से वहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हैगा इस प्रश्न में, जिससे कि हमने उत्तर में आपको बता दिया है कि अपने आप में स्थिति का पता करना। तो ये हमारा चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बताए हैं इस पार्ट में, जिससे कि आपको इस पार्ट का जो रीड हो गया होगा आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।